अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दोनों फौजी मुझे बाजू से पकड़कर मेरे साथ ही ट्रक में से बाहर निकल कर झाड़ियों में बैठ गया। एक फौजी ने ब्रेन गन की नाली मेरी गर्दन के साथ लगा दी थी। दूसरा फौजी और ट्रक ड्राइवर दोनों ऊपर की तरफ फायरिंग करने लगे। दूसरे ट्रकों में जो भारतीय फौजी बैठे थे उन्होंने भी ट्रकों से छलांगे लगा दी थी और ट्रकों से दूर हटकर झाड़ियों के पीछे पोजीशन लेकर ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करने लगे थे। ऊपर से मशीन गनों का फायर आ रहा था। गोलियां ट्रकों से टकरा कर फट रही थीं। ये कश्मीरी मुजाहिद थे जो घात में बैठे इन सप्लाई वाले ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। अचानक ऊपर से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और 3-4 ग्रेनेड आकर ट्रकों से टकराए और एक के बाद दिगरे धमाकों से फटे। एक ग्रेनेड ट्रक की तरपाल के ऊपर फटा जिसने ट्रक में खौफनाक धमाके के बाद आग लगा दिया और इसके बाद उस फौजी ट्रक में धमाके शुरू हो गया। ट्रक का छोटा बड़ा इमोनेशन फट रहा था। अब मैं इन भारतीय फौजियों का कैदी नहीं था, मैं अपने असली कमांडो रूप में आ गया। जिस फौजी ने मेरी तरफ ब्रेन गन तान रखी थी मैंने नीचे से हाथ मारकर उस ब्रेन गन को ऊपर किया और इसके साथ ही उसकी ब्रेन गन को पकड़कर जोर से धक्का दिया। वो गिरा ही था कि मैंने उस पर एक बरस्ट मारा। वो उछला और नीचे ढलान में लुढ़क गया। दूसरे दोनों फौजियों ने अपनी गन्नों का रुख मेरी तरफ किया ही था कि मैंने उन पर ब्रेन गन की बौछारें मारनी शुरू कर दी। दोनों भारतीय फौजी वहीं उल्टे हो गए। इसके बाद मैं सड़क के किनारे की झाड़ियों में दूसरी जानिब भारतीय फौजियों की तरफ दौड़ा जो फटते ट्रक के शोलों और धमाकों से बचने के लिए सड़क की दूसरी तरफ दौड़ गया और वहां पोजीशनें संभाल कर ऊपर की तरफ बेमकसद गोलियां चला रहे थे। वो मुझे दूसरी तरफ साफ नजर आ रहे थे और मेरी जद में थे। मैंने ब्रेन गन ली और उन पर अंधाधुंध ब्रस्ट फायर करने लगा। ये 6-7 फौजी थे और मेरी जद में थे। उनमें से एक भी जिंदा न बच सका। अब नीचे से भारतीय फौजियों की फायरिंग रुक गई तो पहाड़ी के ऊपर से एक बार फिर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ और मैंने 10-12 कश्मीरी हुर्रियत परस्त गुरीलों को आड़ लेते बिखरी हुई पोजीशनों में नीचे उतरते देखा। एक भारतीय फौजी ट्रक कभी जल रहा था, दूसरे दोनों ट्रक उसी तरह खड़े थे। मैं ब्रेन गन लेकर निकलकर सड़क पर आ गया। मैंने ब्रेन गन ऊपर उठाकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। कश्मीरी गुरीले मेरी तरफ है। वो मुझे देखकर एक दूसरे से कश्मीरी बोलने लगे। एक ने मुझसे पूछा कि कौन हो। मैंने कहा इस सवाल के जवाब के पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान है। दोस्तों, बस तुम यही समझ लो कि मैं मुसलमान हूँ और तुम्हारे कमांडर शेरवान का साथी हूँ। फिर मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो वो जोश में आकर नारे लगाने लगे। उनमें से 2 ने मुझे पहचान लिया था। उन्होंने मुझे बारी बारी गले लगाया। फिर ट्रकों की तलाशी शुरू हो गई। दोनों ट्रकों में मशीन गन, स्टेन गन, रॉकेट लॉन्चरों के रॉकेट मार्टर गनों के गोलों के क्रेट भरे हुए थे। कश्मीरी गुरीलों के लीडर ने कहा इन ट्रकों को आगे ले चलो। मैं भी इन कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ एक ट्रक में बैठ गया और जंगी हथियारों से भरे हुए दोनों ट्रक आगे की तरफ चल पड़े। उस वक्त सूरज श्रीनगर की पहाड़ियों के पीछे गरूब हो गया था और वादियों पर हल्का हल्का अंधेरा छा गया था। कोई 1 मील का फासला तय करने के बाद ट्रकों को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया। यहाँ दूसरे कश्मीरी मुजाहिदीन भी इधर उधर से निकल कर आ गया। ट्रकों में से असलहा और जंगी हथियारों के क्रेट बाहर निकाल कर ऊपर ले जाए जाने लगे। इस दौरान कुछ मुजाहिद पीछे पहाड़ी की ढलान झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठे रहे कि अगर पीछे कोई भारतीय फौजी गाड़ी या ट्रक है तो उसे वहीं रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर करके उड़ा दें। 1 घंटे के अंदर अंदर भारतीय ट्रकों का सारा इमोनेशन कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिदों के खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। रात मैंने इन कश्मीरी मुजाहिदों के साथ ही गुजारी। दूसरे दिन इनमें से 2 मुजाहिद जिन्होंने मुझे कमांडर शेरवान के पास कई बार देखा था मगर मैंने उन्हें नहीं देखा था, मुझे साथ लेकर पहाड़ी रास्तों में से गुजरते हुए कमांडर शेरवान की खुफिया कमीगाह में पहुंच गया। कमांडर शेरवान ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। मैंने शेरवान को अपनी रुदात मुख्तसरन बयान किया और कहा कमांडर, मुझे बताओ हमारा अगला कमांडो मिशन कौन सा है। कमांडर शेरवान ने जेब से छोटा सा कागज निकाल कर मेरे सामने रख दिया और बोला आज रात काजीकंड की पहाड़ियों की जानिब से एक भारतीय फौजी कन्वॉय आ रहा है।
हमें घात लगाकर उसे बर्बाद करना है। मैंने कमांडर का हाथ अपने हाथ में लेकर पुरजोश अंदाज में कहा, इंशाअल्लाह ये भारतीय फौजी कन्वॉय श्रीनगर नहीं पहुंच सकेगा। उसी रात के अंधेरे में हम 4 कमांडोज दूसरे कश्मीरी मुजाहिदों के साथ अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गए। हमारी मंजिल काजीकंड की पहाड़ियां थीं, जिनमें एक सड़क सांप की तरह बल खाती पहाड़ियों में से उतरकर श्रीनगर के मैदानों में दाखिल होती थी। हमें जो इतला मिली थी उसके मुताबिक ये मिलिट्री ट्रकों का कन्वॉय दरा हाजी पीर की तरफ से आ रहा था। ये कुल बड़े ट्रक थे जिनमें दूसरे फौजी साजो सामान के अलावा मार्टर गन और मार्टर तोपों का भारी स्टॉक श्रीनगर की भारतीय छावनी में लाया जा रहा था। भारतीय फौजी श्रीनगर के आसपास के गांव में मुसलमान कश्मीरियों के मकान मार्टर फायर से तबाह करते थे। जिस गांव पर उन्हें शक पड़ता था कि यहाँ कश्मीरी हुर्रियत पसंद छुपे हुए हैं, वो उस गांव में अचानक छापा मारते थे, तलाशी लेते थे, औरतों की बेहरमती करते थे, जरा सी मजामत पर मर्दों को गोली का निशाना बनाते थे और इसके बाद गांव से कुछ फासले पर जाकर तोपों के फायर से पूरे गांव के मकानों को मलबे का ढेर बना देते थे। चुनाचे उनको रास्ते में ही तबाह करना बहुत ज़रूरी था। हम 4 तरबियत याफ्ता कमांडो थे, मैं, शेरवान और दूसरे 2 कश्मीरी गुरिल्ले, हमारे अलावा 3 कश्मीरी मुजाहिद थे। ये इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। हमने कश्मीरी किसानों का भेष बदल रखा और खच्चरों पर सवार होकर काजीकंड की तरफ जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर चले जा रहे थे। हम में से किसी ने पुराना कंबल और किसी ने खेस जिस्म के गिर्द लपेट रखे थे। इन कंबलों और खेसों के अंदर हमने स्टेन गन्ने छुपा रखी थी। हम इन पहाड़ियों में सारा दिन सफ़र करते रहे। रात को एक जगह आराम किया, अगले रोज़ फिर सफ़र शुरू हो गया। हम काजीकंड के पुराने पुल वाले मोड़ पर पहुंचकर घात लगाना चाहते थे, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक भारतीय कन्वॉय को तीसरे दिन दोपहर के बाद वहां से गुजरना था। रात को 3 घंटे हमने आराम किया और मुँह अंधेरे खच्चरों पर सवार होकर अपने सफ़र पर निकल पड़े। दूसरे दिन शाम को हम काजीकंड की पहाड़ियों में से गुजर रहे थे। कमांडर शेरवान ने दूरबीन से ऊपर पहाड़ी सड़क को देखा और दूरबीन मुझे देकर कहा, ऊपर जो सड़क नजर आ रही है उसके पीछे पुराना पुल है जो अंग्रेजों के ज़माने का है। हमें वहां घात लगाकर बैठना होगा। मैंने दूरबीन लगाकर देखा, दूर ऊपर पहाड़ी के पहलू में एक सड़क बल खाती गुजर रही थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। मैंने दूरबीन आंखों से हटाते हुए कमांडर शेरवान से कहा, पुराना पुल यहाँ से पीछे कितनी दूर होगा और क्या वहाँ घात लगाने के लिए कोई मौजूद जगह होगी? शेरवान बोला, पुल के ऊपर ढलान पर चनार के बेशुमार दरख्त हैं। उन दरख्तों में बड़ी अच्छी घात लगाई जा सकती है। बाकी दोनों कमांडों ने हमारे ख्याल की तस्दीक किया और हमने अल्लाह का नाम लेकर पहाड़ी की सड़क की तरफ खच्चरों को डाल दिया। रास्ता काफ़ी दुश्वार था। रास्ते में दरख्त थे, झाड़ियाँ थीं, छोटे बड़े पत्थर और चट्टानें थीं। सीधा रास्ता कोई नहीं था। हमारे खच्चर हर किस्म की रुकावटों में से गुजरते हुए पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे थे। इलाके में कोई भारतीय फौजी कैंप नहीं था, इसलिए हम आज़ादी से सफ़र जारी रखे हुए थे। देखने में रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं लगता था, लेकिन ऊपर सड़क पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सूरज काजीकंड की पहाड़ियों के पीछे छुप गया था, जिसकी वजह से पहाड़ की उस जानिब जहां हम थे अंधेरा छा गया था। सड़क पक्की थी और उस पर से सिर्फ एक ट्रक ही गुजर सकता था। 2 ट्रक बराबर होकर नहीं गुजर सकते थे। इस सड़क पर पब्लिक गाड़ियों की ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ फौजी कन्वॉय ही आते जाते थे। श्रीनगर से अगर फौजी कन्वॉय आता था तो दरा हाजी पीर की तरफ से आने वाले कन्वॉय को वहीं रोक लिया जाता था। दरा हाजी पीर से जो कन्वॉय आता था उसके लिए श्रीनगर के मैदानों तक दूसरी किसी गाड़ी को सड़क पर आने की इजाज़त नहीं होती थी। यह सारा काम पुराने पुल पर एक फौजी मोर्चा था, वहाँ वायरलेस के जरिए अंजाम पाता था। हमने सड़क के ऊपर चनार के दरख्तों में एक जगह कैंप लगा लिया। अपने इर्द गिर्द दरख्तों की शाखें काट कर मसनूई झाड़ियों का हिसार बना लिया। हमें वहीं रात गुजारनी थी। दूसरे दिन असले से लदे हुए फौजी ट्रक दोपहर के बाद किसी भी वक्त गुजरने वाले थे। हमारे मुखबरों ने बताया था कि ये 4 बड़े ट्रक हैं। इनके आगे पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड की जीप होगी जिसमें मुसल्लह फौजी होंगे और मशीन गनें भी लगी हुई होंगी।
रात हमने दरख्तों के नीचे कैमोफ्लेज करके बनाए गए कैंप में गुजारी। दूसरे दिन हम घात लगाकर भारतीय फौजी कन्वॉय का इंतजार करने लगे। दिन गुजरा, शाम आ गई, मगर कोई कन्वॉय ना आया। कमांडर शेरवान भी परेशान था। कहने लगा कहीं कन्वॉय का टाइम और रूट तो नहीं बदल गया। मगर दूसरा रूट तो कोई भी नहीं। अगर कन्वॉय को ट्रकों को गुजरना है तो वो इसी सड़क पर से गुजर कर श्रीनगर जाएंगे। हो सकता है टाइम बदल दिया गया हो, कोई वजह हो गई हो। हम तो यहाँ बैठे ही हैं, आज नहीं तो मुमकिन है कल किसी वक्त कन्वॉय आ जाए। जब उससे अगला दिन भी गुजर गया और कन्वॉय ना गुजरा तो कमांडर शेरवान कहने लगा हमें अपना आदमी भेजकर सही सूरत हाल का पता लगाना चाहिए। चुनाचे उसी वक्त एक कश्मीरी मुजाहिद को तैयार किया गया कि वो पीछे जाकर मालूम करे कि कन्वॉय कब आने वाला है। ये कश्मीरी मुजाहिद भी कश्मीरी किसान के भेष में था और इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो उसी वक्त अपने मिशन पर निकल गया। इस दौरान हम लोग सड़क के ऊपर घात लगाकर बैठे रहे कि अगर कन्वॉय के ट्रक नजर आ जाए तो उन पर हमला कर दिया जाए। हमारे पास स्टेन गन्नों के अलावा 10 बम भी थे और टैंक शिकन रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर भी थे। हम उस रोज भी सारा दिन घात लगाए बैठे रहे, कोई कन्वॉय ना आया। शाम को हमारा कश्मीरी मुजाहिद वापस आ गया। उसने बताया कि यहाँ से बहुत पीछे कंडाल के शिवा मंदिर के करीब पहाड़ी तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई है, जिसकी वजह से फौजी कन्वॉय वहीं रुका हुआ है। कमांडर शेरवान ने पूछा क्या तुमने वो जगह देखी है जहाँ पहाड़ी तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई है? मुजाहिद बोला जी हाँ, मैं वो सारा इलाका देख कर आया हूँ। सड़क पर पहाड़ी तोदा गिरने से एक और पहाड़ी बन गई है। फौजी जवान मट्टी पत्थर हटाने में लगे हुए हैं। असले से लदे हुए फौजी ट्रक कहाँ खड़े हैं? इसके जवाब में कश्मीरी मुजाहिद ने कहा उन ट्रकों पर से गोला बारूद और फौजी साजो सामान उतार कर कंडाल के शिवा मंदिर के नीचे स्टॉक कर दिया गया है। क्या मतलब है? कमांडर शेरवान ने पूछा। क्या शिवा मंदिर के नीचे कोई एमुनेशन डंप है? कश्मीरी मुजाहिद कहने लगा सारे शिवा मंदिर के नीचे बहुत बड़ा एमुनेशन डंप है। मेरी इतला के मुताबिक असला और गोला बारूद के उस जखीरे में से ऊपर सियाचिन ग्लेशियर के भारतीय मोर्चों को एमुनेशन सप्लाई किया जाता है और कश्मीर के महाज पर इस जखीरे से गोला बारूद ट्रकों में भरकर कार्रवाइयों की शक्ल में श्रीनगर लाया जाता है। कमांडर शेरवान ने मेरी तरफ मैंने नज़रों से देखा और कहा इसका मतलब है कि हमें दरख्त की शाखों को काटने की बजाय दरख्त ही को जड़ से उखाड़ डालना चाहिए। क्या ख्याल है? मैंने कहा बड़ा अच्छा ख्याल है। फिर मैंने कश्मीरी मुजाहिद से पूछा कि शिवा मंदिर के तहखाने में कितनी मिकदार में असला और गोला बारूद स्टॉक किया हुआ होगा? उसने कहा वहाँ हमारे कश्मीरी साथी ने मुझे बताया है कि इतना बड़ा इमुनेशन का जखीरा सारे कश्मीर में और किसी जगह पर नहीं है। कश्मीर और सियाचिन के भारतीय मोर्चों और यूनिटों को इसी डिपो से गोला बारूद सप्लाई होता है। यह बहुत बड़ा गोला बारूद का जखीरा है और मंदिर के नीचे इसलिए बनाया गया है कि किसी मुखबर को इसका इल्म ना हो सके। लेकिन आपको तो मालूम ही है कि हमारे हुर्रियत पसंद जगह जगह मौजूद हैं। मैंने कश्मीरी मुजाहिद से एक और सवाल किया उस शिवा मंदिर में किसकी पूजा होती है? शिवा के नाम से तो जाहिर होता है कि वहाँ शिव जी की पूजा होती होगी। जी हाँ, वहाँ शिव जी की पूजा ही होती है। शिव जी की मूर्तियों की भी पूजा होती है और शिव देवता के सर पर जो काला नाग कुंडली मारे बैठा होता है उसकी भी पूजा होती है। मैंने कहा यह इलाका तो दूर दराज पहाड़ियों में वाक़ है, फिर पूजा करने वाले कहाँ से आते हैं? कश्मीरी मुजाहिद ने जवाब दिया सारे हर रोज़ शाम के वक्त आसपास के पहाड़ी देहात में जो हिंदू रहते हैं वो जुलूस की शक्ल में ढोल बजाते भजन गाते मंदिर में आते हैं और शिव देवता की पूजा करने के बाद वापस चले जाते हैं। मंदिर छोटा सा है मगर सारे इलाके में बड़ा मशहूर है। इसका एक मेहनत पुजारी है जो लोगों से नजराने वसूल करता है और उन्हें मिठाई और फूल का शराब देता है। मैंने कमांडर शेरवान से कहा कमांडर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, मेरे साथ आओ। हम दोनों अपने साथियों से अलग होकर कैमोफ्लेज किए हुए कैंप के अंदर आ गया। हम जमीन पर बैठ गए। कमांडर शेरवान ने कहा फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा यह सोचने का वक्त नहीं है कमांडर, फैसला करने और उस पर अमल करने का वक्त है।
میں نے शिवा मंदिर के भारतीय मुनेशन डिपो को उड़ाने का फैसला कर लिया है। घात लगा कर एक एक दो दो ट्रक उड़ाने से बेहतर है कि असला बारूद का वो जखीरा ही उड़ाया जाए जहाँ से ये असला और बारूद ट्रकों में भर भर कर सियाचिन में पाकिस्तानी फौजियों और मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सप्लाई किया जाता है। कमांडर शेरवान बोला, इसके लिए हमें बड़ी होशियारी से कोई प्लान बनाना होगा, क्योंकि इतने बड़े असला डिपो की हिफाजत के लिए भारतीय फौजी कमान ने सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ होगा। मैंने कहा, इस मिशन के लिए हमें एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास इतना असला नहीं है कि पता चल जाने की सूरत में हम वहाँ पर मौजूद भारतीय कैंप के हर किस्म के असला से लैस फौजियों का ज़्यादा देर तक मुकाबला कर सकें। तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, हम भेष बदल कर वहाँ जाएंगे। भेष तो हमने अब भी कश्मीरी किसानों का बदला हुआ है, और कौन सा भेष बदलें? मेरे जहन में एक पूरा मंसूबा आ गया हुआ था, मगर मैं अभी ये मंसूबा कमांडो शेरवान को नहीं बताना चाहता था। मैंने कहा, कमांडर, सबसे पहले तो हमें अपने 2 कमांडो भेजकर मंदिर के मुनेशन डंप की सिक्योरिटी के बारे में मुकम्मल सर्वे करवाना होगा कि वहाँ दिन के वक्त गार्ड की कितनी तादाद होती है, रात के वक्त कहाँ कहाँ गार्ड मुतय्यन होते हैं, अगर कोई गश्ती पार्टी रात को पेट्रोलिंग पर निकलती है तो उसका रूट कौन सा होता है। इन तमाम अमूर की हमारे पास मुकम्मल रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके बाद ही हम इस मिशन पर निकल सकते हैं, और इसके बाद ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमें वहाँ किस भेष में जाना होगा। कमांडर शेरवान ने इस खदशे का इजहार किया कि इस तरह तो देर लग जाएगी, और हो सकता है इस दौरान सड़क की मरम्मत भी हो जाए और गोला बारूद लेकर एक कनवाय श्रीनगर की तरफ रवाना भी हो जाए। मैंने कहा, हमारे आदमी की इतला के मुताबिक सड़क पर जो पहाड़ी तोदा गिरा है उसको साफ करने में और सड़क को फिर से ट्रैफिक के लिए बहाल करने में कम अज़ कम 1 हफ्ता ज़रूर हो जाएगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से फौजी ट्रक असला लेकर श्रीनगर जाएं। 1 हफ्ता बहुत है। हमें अगर कल तक शिवा मंदिर के भारतीय कैंप की मुकम्मल सर्वे रिपोर्ट मिल जाती है तो हम परसों अपना मिशन शुरू कर देंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें अपने मिशन के मुकम्मल करने में 1 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कमांडर शेरवान मुस्करा रहा था, कहने लगा, कोई बात नहीं, हमारे दोनों कमांडो अभी सर्वे मिशन पर निकल जाते हैं। ये कल पूरी रिपोर्ट लेकर आ जाएंगे। हमारे दोनों कश्मीरी कमांडो जो हमारे साथ आए थे उसी वक्त सर्वे मिशन पर निकल गया। कमांडोज के एक्शन फौरी होते हैं, वहाँ बेसो मुबासा नहीं किया जाता, हुक्म मिलता है और उस पर साथ ही अमल शुरू हो जाता है। दोपहर के वक्त दोनों कश्मीरी कमांडो गए थे। वो दूसरे दिन सुबह सुबह हमारे पास सिक्योरिटी की पूरी रिपोर्ट लेकर वापस भी आ गया। अगर वो सड़क के रास्ते जाते तो उन्हें टारगेट तक पहुंचने और वापस आने में 3 दिन लग जाते, लेकिन वो शॉर्टकट पहाड़ी रास्तों से होकर गए थे और 1 दिन का रास्ता उन्होंने 2 घंटों में तय कर लिया था। उन्होंने वापस आकर जो रिपोर्ट पेश किया उसके मुताबिक भारतीय कैंप में 30-40 फौजियों पर मुश्तमिल सिर्फ एक कंपनी ही मुतय्यन थी, क्योंकि वहाँ सिवाय मुनेशन डिपो के और कोई दूसरी फौजी इंस्टॉलेशन यानी फौजी तनसीबात नहीं थी। इस कंपनी के ज़िम्मे सिर्फ मुनेशन डंप की सिक्योरिटी की हिफाजत थी, और चूँकि यह इलाका उनके अंदाजे के मुताबिक कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से बहुत दूर था, इसलिए वहाँ फ़ौज की ज़्यादा नफरी तैनात करने की ज़रूरत नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुनेशन का ज़ख़ीरा शिवा मंदिर में जहाँ शिव देवता और उसकी पत्नी पार्वती की बड़ी मूर्तियाँ थीं उनके नीचे एक बहुत बड़े तहखाने में सटा किया हुआ था। ये तहखाना पहाड़ी के अंदर एक कुदरती गार की शक्ल में था जो 3 अतराफ से बंद था। सिर्फ एक तरफ से गार में जाने का रास्ता था, जिसका दरवाज़ा मंदिर में रखी हुई शिवा पार्वती की बड़ी मूर्तियों के अकब में बनी हुई एक दीवार में वाक़ था। उस दरवाजे पर 4 भारतीय फौजी पूरी तरह मुसल्लह होकर 24 घंटे मौजूद रहते थे। उस तरह पूजा करने वाले हिंदू यात्रियों को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मंदिर की जिस तरफ पथरीली सीढ़ियाँ थीं उसके बिल्कुल सामने एक फौजी बैरक थी जहाँ कंपनी के जवान रहते थे। उनका लंगर खाना भी वहीं पर था और ट्रक भी उसी तरफ आकर ठहरते थे, और वहीं उनमें गोला बारूद वगैरह लाद कर उन्हें श्रीनगर और सियाचिन के भारतीय मोर्चों की तरफ रवाना किया जाता था।